हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की सीरीज स्टार्ट किया था और आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट का लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें से हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। यह नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें से पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। अब बात की जाए कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से जो प्रकट होने की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है परिपक्वता। क्या कहते हैं इसको? परिपक्वता कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे डैश है, सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो जैसे कि बात किया जाए यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग कि परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, और उसके बाद जैसे कि विद्यालय हो गया यह सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो जैसे बात की जाए यहाँ पे प्राथमिक कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि परिवार हो गया और पास पड़ोस हो गया। परिवार और पास पड़ोस जब आए तब प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएंगे, नहीं तो केवल परिवार अगर है ऑप्शन में तो केवल परिवार जो है प्राथमिक कारक के अंतर्गत आता है। जैसे द्वितीय कारक विद्यालय हो गया, उसके बाद मीडिया हो गया, तो ये सब क्या है, ये द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले में भर देंगे परिवार, दूसरे में यहाँ पे भर देंगे विद्यालय। परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। फैमिली इज अ प्राइमरी एंड स्कूल इज अ सेकेंडरी एंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो 7-8 वर्ष बच्चे के होते हैं तो उनके नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास, व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बेस्ट तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे उचित तरीका, जैसे कि मतलब पूछा गया है शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए, तो इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए शिक्षक को कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा।
कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही दिए गए, तो इसके लिए यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़ बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कथन दिया गया है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके लिए पाठ सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाने चाहिए। कारण क्या बताया गया है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो कारण भी यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो यहाँ पे कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पहला विकल्प है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? ए चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, शी आल्सो एक्सपीरियंसेस ए चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, तो किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलेख वैकल्य की ओर, आलेख वैकल्य अर्थात डिस्ग्राफिया की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू cater टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस among द स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे कि बात कीजिए मानकीकृत कहीं पर भी मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो जैसे कि बात कीजिए कि विविध अगर मिल रहा है ऑप्शन में, तो ज़्यादातर विविध जो होता है तो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। तो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि तीसरा ऑप्शन है रटने आधारित, तो रटने की बात की जाए, याद करने की बात की जाए, तो वह ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना, तो ये भी जो है परीक्षणों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि करना जो है ये क्या होता है? गलत होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, यूज अ वैरायटी ऑफ पेडागॉजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो बात कीजिए यहाँ पे कि सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण जो होता है वो होता है अपसारी चिंतन। क्या होता है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया एज पर कंटेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो जैसे कि बात किया जाए कि जो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार जो बाल विकास की प्रक्रिया है,
तो इसके अनुसार यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है कि वह जो बाल विकास की प्रक्रिया है वह बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और फिर इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वह निकलता है कि का जो है वह गा से बड़ी है। तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक अनुमान को। किसको? सकर्मक अनुमान को। अगला क्वेश्चन है, किस प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा हमेशा कठोर नहीं होनी चाहिए और अध्यापक को हमेशा सिर्फ निर्देश जो है नहीं देना चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम केवल कक्षा में नहीं होता है। अधिगम विभिन्न प्रकार से होता है। कक्षा में होता है, अधिगम परिवार में होता है, अधिगम जो होते हैं मित्र होते हैं उनके साथ में होता है। मतलब अधिगम बहुत प्रकार से होता है, तो अधिगम केवल कक्षा में होता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जो है केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता सीखते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। केवल ड्रिल और अभ्यास जो है ये भी क्या निगेटिव वर्ड होता है। केवल वर्ड कहाँ पे जहाँ पे भी मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बताया गया है, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो बताया गया है, तो चारों चीज़ें होनी चाहिए कि समस्या का समाधान भी हो, पूर्व निर्धारित भी होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही केवल पूर्व निर्धारित, तो केवल पूर्व निर्धारित नहीं होनी चाहिए, पूर्व निर्धारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मिस्टेक हो गई मिस प्रिंट में, तो यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिए कि यहाँ पे जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पाद की योग्यता। तो जैसे कि बात किया जाए कि जो सृजनात्मक बालक होगा तो इसमें सब अपसारी चिंतन होगा, वह अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होगी। जैसे कि तो यहाँ पे पहला, थर्ड और चौथा ऑप्शन जिसमें दिया गया है वही सही हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो यहाँ पे पूछा गया समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली नहीं है कौन सी तकनीक? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। हर समस्या के लिए एक ही जैसी तकनीक का जो है यूज नहीं किया जाना चाहिए, तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, चौथा ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजरली शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या फिर स्वनिर्देशित हो। तो अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है जब वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। कैसे हो? स्वनिर्देशित हो, मतलब करके जब कोई करके सीखता है तो ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि पियाजे द्वारा अधिगम को आसान बनाने के लिए कौन से कारक इम्पॉर्टेंट हैं? तो जैसे शिक्षक की गतिशीलता इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे विविध सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए और सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत दिया गया है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें प्रदान करनी चाहिए पियाजे द्वारा? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? सजा और आज्ञाकारिता विन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। इसमें से सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। तो जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे कोहलबर्ग की अवस्थाएं बताई गई हैं और बताया गया कि अवस्था के अनुसार इनमें से कौन से गुण सही मैच करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अब यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष ऑडियो टेप करना, दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणज वैकल्य में जो है कैलकुलेटर का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कथन ए दिया गया है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही दिया गया है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो एक कथन, तर्क और दोनों सही दिए गए हैं और तर्क जो है वह कथन ए की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या फिर विद्यालय? तो जैसे कि बात की जाए यहाँ पे पर्यावरणीय कारक की बात की गई है, तो पर्यावरणीय कारक यहाँ पे विद्यालय। क्या है? विद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण बताया गया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि आनुवंशिकता के साथ साथ जो बच्चे का पर्यावरण होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता,
परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो बात कीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था होती है। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इसमें से बच्चे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है बच्चे में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर का कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में बच्चा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो होते हैं दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो बात की जाए जब समालोचनात्मक सोच की, तो समालोचनात्मक सोच इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि उस क्वेश्चन का रटा रटाया आंसर न हो, बच्चे कुछ चिंतन करके कुछ सोच के आंसर दें। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। जैसे कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका एक आंसर होगा पर्टिकुलर बता दिया जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये भी क्या 180 डिग्री होता है बता देगा। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, तो लिमिटेड परतें हैं उनके नाम जो बता दिया जाएगा। इनमें से कोई भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, तो इसमें क्या है बच्चे को चिंतन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विषय शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो पूछा गया है कौन सी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है, तो अनिवार्य विषय शिक्षा के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से कैसी प्रक्रिया है, कैसी गतिविधि है? तो सामाजिक गतिविधि है।